मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं में दो और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें से एक है सेकुलर स्टेट और दूसरी विशेषता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये दोनों ही विशेषताएं भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती हैं और खासकर जो सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में, ये तो बहुत ही व्यापक है और बहुत विस्तृत सोच का परिणाम है। तो पहले सेकुलर स्टेट पे चर्चा करते हैं। जब सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो हिंदी के दो शब्द हमें ध्यान आने चाहिए, एक तो धर्मनिरपेक्ष और दूसरा पंथ निरपेक्ष। ये दोनों ही शब्द चर्चित हैं और भारतीय राजनीति में इन शब्दों को लेकर के राजनीतिक जो हलके हैं वहां पर विवाद होते रहते हैं। कभी कोई राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल को जो है धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कभी किसी को नहीं मानते। ये सब चर्चा का विषय चलता रहता है और हमारी नजर एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले एक स्टूडेंट होने के नाते या प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इन सब चीजों पर नजर रखने की होती है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली संविधान की विशेषताओं को ही क्रियान्वित करना होता है। एक एग्जीक्यूटिव, क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज ए एग्जीक्यूटिव, वो एक कार्यकारी होता है, उसे उन नीतियों उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है जो भारतीय संविधान से ही प्रभावित होता है। तो इसीलिए हम उन सब बातों पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं यानी पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं या धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह जानने का है कि भारतीय संविधान में जब इन बातों को रखा गया तो वो कौन कौन सी बातें थी जो भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता की ओर ले जाती है और धर्म निरपेक्षता से भी आगे पंथ निरपेक्षता की ओर ले जाती है। तो पहले तो एक फैक्ट ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान के प्रिएम्बल में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया है। ये याद रखने की चीज है। अगर आप प्रिएम्बल याद करते हैं या प्रिएम्बल ध्यान रखते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो सेकुलर शब्द है ये बाद में जोड़ा गया। दिस वाज एडेड इन प्रिएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। 1976 में ये सेकुलर शब्द, और जब इसका आप हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कई बार मन में आता है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या कोई मूलभूत अंतर है। तो मैं आपको, वैसे तो ये व्यापक टॉपिक है, जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग आर्टिकल 25 से 28 तक जब विस्तृत चर्चा करेंगे तो वहां भी धर्म निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के बारे में चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बता दें कि अगर पंथ निरपेक्ष की बात करें तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं। There are so many ways to go towards God. ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, यानी पंथ है, यानी पथ है, पथ से बन गया पंथ। तो बहुत सारे मार्ग हैं। अब कोई किसी भी तरीके के मार्ग का अनुसरण करे, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग का अनुसरण करे, किसी भी पंथ का अनुसरण करे, किसी भी धर्म का अनुसरण करे, राज्य उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। यही मतलब है सेकुलर का और यही मतलब है पंथ निरपेक्ष का और यही मतलब है धर्म निरपेक्ष का। यानी कि अगर थोड़ा और इसको परिष्कृत शब्दों में, मॉडिफाइड टर्म्स में बोलें तो राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। इन व्यू ऑफ द स्टेट all the people of all the religion is same, समान है। धर्म, पंथ, उपासना, रीति, उपासना की रीति यानी मेथड टू सैक्रिफाइस, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, उपासना की रीति के आधार पर राज्य किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही है पंथ निरपेक्षता। द स्टेट विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of the panth, on the basis of the method of sacrifice, and the people will be similar
इन फ्रंट ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के मामले में, पंथ के मामले में राज्य सबके साथ समान व्यवहार करेगी, देश सबके साथ समान व्यवहार करेगा, क्योंकि संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही है पंथ निरपेक्षता और हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता बन जाती है। और ये विशेषता लाने के पीछे का मकसद क्या होगा? इसके पीछे मकसद ये होगा कि हमारे देश का में बहुत सारे भेदभाव और बहुत सारे विभाजन धर्म के आधार पर ही अंग्रेज कर रहे थे। यानी ब्रिटिश शासन प्रणाली ने धार्मिक भेदभाव को आधार बना लिया था अपने शासन को चलाने का। तो इससे हमें उबरना था, इससे हमें बाहर आना था। ये कैसे संभव था? ये तभी संभव था जब राज्य के सामने सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग एक समान हो, सबके लिए समान कानून हो, इक्वल लॉ हो और कानून सबके लिए बराबर हो। तो इसीलिए भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकारों में इन सब बातों का समावेश किया गया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देश में शासन करने का एक आधार बना लिया था धार्मिक भेदभाव। और इस भेदभाव के आधार पर ही उन्होंने, जैसा कि आपको पता होगा कि 1909 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट के आधार पर क्या किया उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को के बीच एक गहरा विभाजन रेखा खींच दिया, जो बाद में पाकिस्तान के निर्माण का आधार बना। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी संविधान सभा में जब चर्चा हुई, तो विस्तृत चर्चा हुई सेकुलर के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, और यह तय किया गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म के लोग बराबर होंगे, राज्य सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। और इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में भी, प्रियम्बल में भी जो कमी दिख रही थी, उस प्रियम्बल में जो कमी थी उसको भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सेकुलर शब्द को जोड़ करके और भी मजबूत कर दिया गया। तो एक तो प्रियम्बल हमें गाइड करती है सेकुलरिज्म के ऊपर से फंडामेंटल राइट में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आपको सेकुलरिज्म की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो फंडामेंटल राइट तो जैसा मैंने बताया अलग से पढ़ेंगे ही, और यहाँ पर जब सेकुलर स्टेट की बात हो गई है और ये हमें पता चल गया है कि सेकुलरिज्म हमारे भारतीय संविधान की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, तो थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? द प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी संविधान की प्रस्तावना में ही ये तय कर दिया गया है कि सभी जो हमारे नागरिक होंगे, सिटीजन होंगे, उन सभी को लिबर्टी होगी, स्वतंत्रता होगी, अपने अपनी मान्यताओं, अपने अपने विश्वास के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर और अपनी उपासना के आधार पर, जो उनकी सोच है उसके आधार पर वो काम कर सकें। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारा जो राज्य है, यानी कि जो देश है, वो संविधान से एक्सट्रैक्ट करता है कि हमारा स्टेट जो है, स्टेट से मतलब देश, स्टेट जो है ये किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ न तो वो इस आधार पर भेदभाव करेगी कि वो किसी व्यक्ति कोई दूसरे धर्म का है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य धर्म का है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी और हर एक व्यक्ति को समान कानूनी संरक्षण मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। यही बात यहां पर कही गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा और कानून के सामने सभी बराबर होंगे। ऑल विल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव को पहले या आर्टिकल 14 में ही जो है वो समाप्त कर दिया गया कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कानून के सामने सभी बराबर होंगे और कानून सबको समान संरक्षण देगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारे देश का नागरिक है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे कानून का संरक्षण देना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन।
धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 में भी देखिए ये बात आ जाती है, यानी आर्टिकल 14 में भी कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया गया। आर्टिकल 15 में भी धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के अवसरों में भी कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 16, कभी कभी धर्म के आधार पर जब आरक्षण देने की बात की जाती है तो इसी आधार पर उसका विरोध किया जाता है कि भाई हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में ही कहा गया है कि धर्म के आधार पर रोजगार के अवसर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इस आधार पर आरक्षण की बात की जाती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, लेकिन वो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं है। धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 भी आपने देखा। और आगे देखिए, और आर्टिकल 25 से 28 में अगर आप जाएंगे तो सारे आर्टिकल्स जो हैं वो धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे देखिए, आर्टिकल 25 कहता है एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हर एक व्यक्ति को उसके अंतःकरण से, कंसाइंस से किसी भी जिस भी धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं। फिर हैव द राइट टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, वो किसी भी धर्म का, जिस भी धर्म को मानते हो अपने हिसाब से धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं, रिलीजियस मैनेज कर सकते हैं, रिलीजन को मैनेज कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में आप डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। यहां तो केवल एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम यहां देख रहे हैं कि कैसे हमारे संविधान में सेकुलरिज्म एक बड़ी विशेषता बनकर उभरती है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, इसके लिए कितना सारा प्रावधान संविधान में किया गया है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी के ऊपर टैक्स देने का कंपल्सन भी नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति पर इस आधार पर कंपल्सन नहीं किया जाएगा कि भाई इस धर्म को बढ़ावा देना है और आप टैक्स दो। यहां पर भी महत्वपूर्ण बात सामने आ जाती है कि आर्टिकल 27 एक ऐसा प्रावधान है जो धर्म के आधार पर टैक्सेशन को रोकता है, कर लगाने की व्यवस्था को रोकता है। और आगे देखिए, no religious instructions shall be provided in any educational institution maintained by the state or the supported by the state। आर्टिकल 28 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को धार्मिक आधार पर कोई प्रबंध करने या उसको कोई लाभ पहुंचाने या कोई स्पेशल कोई अरेंजमेंट करने का या उसमें एजुकेशन के दौरान धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा हो, ऐसी कोई चीज नहीं की जा सकती। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया, धार्मिक भेदभाव से बचाया, और इस तरह से आर्टिकल 28 में भी ये व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 29 में देखिए आप कि लैंग्वेज यानी कि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारा कल्चर है। देयर आर सो मेनी कल्चर, सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी मेथड्स ऑफ लिविंग, सो मेनी स्क्रिप्ट। लिपि भी अलग अलग है, मलयाली जो लिपि है वो अलग है, तेलुगु लिपि अलग है, मैथिली की लिपि अलग है, हिंदी की लिपि अलग है, और भी कई भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। बंगला जो भाषा है उसकी लिपि अलग है। तो अलग अलग भाषाओं की जो लिपियां हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, उनको भी अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, इन सब भाषाओं को जो है प्रोटेक्ट करने की बात इस आर्टिकल 29 में की गई है कि आप चाहे किसी भी भाषा के हों,
आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिपि का स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो, आप स्वतंत्रता पूर्वक उसका उपयोग कर सकते हैं, आर्टिकल 29। और माइनॉरिटीज के मन में जो डर था, स्वतंत्रता से पहले भी कई बार ये मामला आता था ब्रिटिश सरकार के सामने कि माइनॉरिटीज का क्या होगा, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, तो उनके साथ भेदभाव ना हो इसको लेकर के भी एक अधिकार दिया हुआ है, राइट टू माइनॉरिटीज to establish administer educational institution। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 से यह अधिकार दिया गया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसे प्रबंध कर सकते हैं, और इस तरह से किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। और सरकार को यह मार्गदर्शन देती है, दिस गाइड द गवर्नमेंट, दिस गाइड द स्टेट दैट यू हैव नॉट टू मेक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो देखिए, अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से भी मैंने यहां पर सेकुलर स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की है। साथ में आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि आखिर भारत में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया। संविधान सभा में जब इसकी चर्चा हुई तो उन कमियों को देखा गया था जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान था, क्योंकि धार्मिक भेदभाव के आधार पर ही हमारा देश विभाजित हो गया था, हमारे देश में दंगे हो रहे थे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पुख्ता इंतजाम किया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में ये तरीके निकाले कि धर्म के आधार पर सरकारें किसी भी तरह से काम नहीं करेगी, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान करेगी। वही बात मैंने आपको बताया था कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। धर्म, पंथ, उपासना और रीति के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। और इसे और मजबूत करने के लिए प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को भी जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो सेकुलर स्टेट के लिए, यानी कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष व्यवस्था के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये हमारे संविधान की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का भी आधार है। और एक बात देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ये यूरोप के अन्य देशों के साथ अगर तुलना करेंगे तो यूरोपीय देशों में ये बोला गया भाई चर्च जो है वो पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी जो स्टेट रहेगा, जो स्टेट पॉलिटिक्स रहेगी उससे अलग रहेगा, यानी चर्च अलग काम करेगा और स्टेट अलग काम करेगा। हमने यहां पर कहा कि भाई देखो, चर्च को अलग कर दो या स्टेट को अलग कर दो, हमें उनके यूरोपियन कल्चर से हमें मतलब नहीं है, हम हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। जो पंथ निरपेक्षता की जो धनात्मक पहलू है, सकारात्मक पहलू है, उसको लेकर हम काम करेंगे। गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। क्या दो बातें यहां पर, गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, या किसी भी अन्य धर्म के हो, पारसी हो, किसी भी अन्य धर्म के लोग हैं, उनको जो है राज्य बराबर सम्मान देगी। इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, भले ही उनकी संख्या देश में 5% हो, 1% हो, 2% हो या 84% हो, लेकिन राज्य के लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म
उसके लिए बराबर है। एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, और सभी धर्म के लोगों को और सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, समान संरक्षण मिलेगा, सभी धर्म के लोगों को समानता के साथ देखा जाएगा। यही हमारी पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की खासियत है। एबॉलिश्ड ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी 1909 में, 1909 में, और उसके कारण यह हुआ था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, और वो एक बीज बन गया, वो एक सीट बन गया भारत के विभाजन का। तो इसीलिए संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हटा दिया गया। सांप्रदायिक भेदभाव वाली हर एक चीज को समाप्त कर दी गई और धर्म के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसको सुनिश्चित किया गया। तो यहां पर आपको जो है हमारा जो सेकुलर स्टेट हमने क्यों बनाया, ये बात भी पता चल गया। साथ ही साथ सेकुलर स्टेट बनाने के लिए हमने क्या क्या व्यवस्था की, वो भी आपको पता चल गया। और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि अगर सेकुलर स्टेट हम बनाते हैं अपने देश को, तो उससे अल्टीमेटली हमारे देश में पीस, शांति कायम रहेगी। और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, देश के सभी धर्म के लोगों को यह महसूस होगा, ये फील होगा कि अल्टीमेटली ये देश हमारा है और इस देश की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए सेकुलरिज्म जो है ये देश की यूनिटी का आधार है, इंटीग्रिटी का आधार है। इसके बिना, सेकुलरिज्म के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जब विश्व में बात होती है, इंडियन मतलब सेकुलर, भारतीय मतलब पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष का भी मैंने आपको अर्थ बता दिया शुरू में ही कि पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि ईश्वर तक पहुंचने का अनेक मार्ग है और कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग का अनुसरण करके अपनी धार्मिक भावना को, अपनी मान्यताओं को आगे ले जाता है तो राज्य उसे नहीं रोकेगी, राज्य उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही बात सेकुलरिज्म के रूप में आता है, यही बात धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के रूप में आता है। तो इस तरह से सेकुलरिज्म भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। और आगे देखते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक की हम यहां बात करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक, तो मताधिकार तो देखिए पहले भी था, 1919 के 1919 का जो एक्ट था उसमें भी इलेक्शन की व्यवस्था बताई गई थी। लेकिन जानते हैं 1919 के एक्ट में मताधिकार कितना सीमित था? यह सीमित था कि कोई व्यक्ति कितना इस सीमा तक एजुकेटेड होगा वही वोट डाल सकता है, जो इतना टैक्स पे करेगा वही वोट डाल सकता है, जो लैंड रेवेन्यू देता है यानी लगान जमा करता है वही टैक्स देगा। कहने का मतलब यह है कि उस समय भी जो चुनाव होते थे 1919 के अधिनियम के बाद, उस चुनाव के बाद भी जो प्रोविंशियल काउंसिल बने या जो सेंट्रल काउंसिल बने, उनके जो चुनाव होते थे वो सीमित होते थे, लिमिटेड होते थे। हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन जब संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई कि भाई हम इतना बड़ा डेमोक्रेसी बना रहे हैं तो हम भी सीमित मताधिकार रखेंगे, लिमिटेड फ्रेंचाइज रखेंगे, क्यों ना हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखें। तो शुरू में वोट डालने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दिया गया। बाद में इसमें चेंजेस हुए कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 रिड्यूस्ड एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष यानी मत देने की आयु, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 और इसके द्वारा जो मत देने की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब यहां पर हम बात ये कह रहे थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चुना गया, तो क्या चुनौतियां नहीं थी? बहुत सारी चुनौतियां थी। मैंने आगे बताने का प्रयास किया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज ए बोल्ड एक्सपेरिमेंट,
उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चर्चा हुई तो माना गया कि ये एक बहुत बड़ा कदम है। भारत जैसे देश में सभी लोगों को समान अधिकार देना, मत देने के समान अधिकार देना एक बहुत बड़ा कदम है। विश्व के दूसरे देशों में भी चर्चा हुई कि भाई भारत में जो संविधान बना है वहां पे हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और साथ ही साथ ये भी देखिए, जैसा कि आर्टिकल 325 में भी आपने देखा होगा, ये स्पष्ट तौर पे वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मत देने के मामले में, वोट देने के मामले में जाति, लिंग, प्रजाति, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जाति, धर्म, लिंग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पहले भेदभाव के हुआ करते थे, वो भेदभाव भी आर्टिकल 325 में जब जाएंगे, जब इलेक्शन कमीशन वगैरह पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, वहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम आपसे। लेकिन यहां पर एक इंफॉर्मेशन के लिए कि कितना बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शामिल किया। संविधान सभा में जब इस पे चर्चा हुई तो ये कहा गया, चाहे जो भी हो जाए, अगर हमें भारत में वास्तविक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना है तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लाना ही पड़ेगा, चाहे समस्याएं कितनी ही क्यों ना उत्पन्न हो जाए। और समस्याएं थी। एक तो समस्या ये थी कि भारत का विशाल आकार, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक विशाल आकार का देश और बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या, क्योंकि उस समय के हिसाब से 40 से 45 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत देश था, जहां पर सामाजिक असमानताएं थी। ऐसा नहीं वर्तमान परिस्थितियों जैसी नहीं थी। अनेक जाति के आधार पर भेदभाव था, धर्म के आधार पर भेदभाव था, लिंग के आधार पर भेदभाव था, और अशिक्षा तो अपने चरम पर था। इलिटरेसी, 2 से 3% लोग भी साक्षर मिलना मुश्किल थे जो पढ़े लिखे होते थे। ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए, जो निर्णय लिया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी भारत का कोई भी नागरिक अपने लोकसभा के सदस्य को या अपने विधानसभा के सदस्य को, द मेंबर ऑफ लोकसभा, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन elect by his vote, वो अपने मत से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार था। अभी आपको लगता होगा अरे ये कौन सी बात है, किसी को भी वोट दे दो, गए वोट दे दिया। ये इतने बड़े राइट को बहुत छोटा करके देखा जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिज्ञ, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो इस वोट के महत्व को कभी हाईलाइट करता ही नहीं। हाँ, इलेक्शन कमीशन जरूर चुनाव के समय में लोगों को एजुकेट करते हैं, बताते हैं, विभिन्न संस्थाएं बताते हैं कि वोट डालिए, जरूर डालिए, लेकिन क्यों डालें वोट, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री या ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने पापर बेले हमारे जो आंदोलनकारी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, कितनी लड़ाइयां लड़ी कि हमारे देश में लोगों को अपना प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिले। तब जाकर के 1919 में वो सीमित लिमिटेड फ्रेंचाइज की व्यवस्था की गई, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि भैया आप वोट डाल सकते हो, लेकिन अगर आप इतना टैक्स देते हो, आप वोट डाल सकते हो अगर आप इतना लैंड रेवेन्यू देते हो, आप वोट डाल सकते हो अगर आप के पास इतना एजुकेशन है। अब सोचिए, इस आधार पर भेदभाव हो जाता था और मुश्किल से 8 से 10% लोग ही वोट डाल करके रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे, वो भी सीमित रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कोई बहुत पावर भी नहीं दिया गया था। और आज जब हम लोगों को, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको एक वोट मिला है और उसकी वैल्यू बराबर है, सबके लिए बराबर है।
एक वोट सबके लिए बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से इतने बड़े देश में हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू करेंगे। और किया, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का नाम इस आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा कि वह किस जाति, किस धर्म या किस संप्रदाय का है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी प्रजाति का हो, प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा और उसे वोट डालने का अधिकार होगा। हाँ, बाद में 61वें संविधान संशोधन से जरूर एक बदलाव लाया गया और उसको और बढ़ाया गया, बल्कि और बेहतर किया गया कि भाई अभी तक तो 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग वोट डाल सकते थे। अब ये हम मानते हैं कि 18 वर्ष के लोग ही समझदार हो जाते हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग वोट डाल सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हम इसी तरीके से करते हैं। अब ये बात आती है कि आखिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर हमने लाया, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में अगर हमने एस्टैब्लिश किया, तो ये फायदा क्या है? इससे फायदा यह है हमारी डेमोक्रेसी को कि एक ब्रॉड बेस बनता है, यानी कि एक विस्तृत आधार बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग वोट डालते हैं तो उनका विश्वास डेमोक्रेसी में बढ़ जाता है, तो डेमोक्रेसी की मजबूती बढ़ जाती है। और क्या चीज होता है? एनहेंसेस सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान बढ़ जाता है। हर एक व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी भी वैल्यू है, मेरा भी सम्मान है। और अन्यथा पहले क्या होता था ब्रिटिश शासन में, वो थोड़े बहुत लोग वोट डालते थे और वो समझते थे कि भाई मेरा रेस्पेक्ट है, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। तो यहां पर क्या कर दिया, हर एक व्यक्ति का रेस्पेक्ट बढ़ गया, एनहेंसेस सेल्फ रेस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान की इज्जत होने लगी। प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, हर एक व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, कोई भी व्यवसाय करता हो, द प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, एक सामान्य व्यक्ति को बराबर सम्मान मिला। एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कारण एक तरह से पूरे समाज में, पूरे देश में एक समानता का वातावरण तैयार हुआ। इट प्रिपेयर्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ इक्वालिटी, अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का वातावरण तैयार हुआ। ठीक, ये भी बात आप समझ गए होंगे। और देखिए आप, अब माइनॉरिटीज के मन में डर बना रहता था, तो उस डर को भी खत्म कर दिया। एनेबल्स माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, उनको ये बता दिया भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके हितों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का जो मत का मूल्य है, उतना ही मत का मूल्य आपके वोट का भी है। आप भी प्रतिनिधि चुनते हैं, आपके भी मत का भी वही मूल्य है जो मेजॉरिटी पीपल का है। तो माइनॉरिटीज के मन से वो डर भी खत्म हो गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दिस मेक ओपन न्यू होप्स एंड विस्टास ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको यह महसूस होता था कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, मैं तो हमेशा कुचला ही रहूंगा, मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है समाज में। इस वोट ने उनके लिए एक नए रास्ते खोल दिए, उनके एक आशाओं की किरण जगा दी, उनके अंदर एक विश्वास भर दिया कि ऐसा नहीं है, आपके भी मत का मूल्य भी वही है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, जो जाति में सबसे पिछड़ा व्यक्ति था, उसके मत का भी वही मूल्य है जो जाति में सबसे आगे था। जो बहुत अमीर था, उसके भी मत का वही मूल्य था। जो एक व्यक्ति दबा कुचला और गरीब व्यक्ति था, उसके भी मत का वही मूल्य था। तो एक इंपॉर्टेंस, राजनीतिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को समान महत्व मिला। और जो समाज के दबे कुचले लोग थे, उनके मन में एक विश्वास जगा कि हम वास्तव में अब स्वतंत्र हो गए, हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमारी भी कुछ प्रतिष्ठा और सम्मान है, हमें भी महत्व दिया जा रहा है और दिया जाएगा, हमारे लिए भी ये देश कोशिश करेगी और हमारा भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इन सब बातों को इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमने एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसीलिए भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। वैसे लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैंने जितनी बात आपको बताई और जो परिस्थितियां थी,
जो ब्रिटिश शासन काल में जो हालात थे, उन हालातों से निकल करके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो परिस्थिति थी उसमें जब ये चर्चा हुई और जब देश की स्थिति का जब आकलन किया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सही नहीं होगा, इसे हम सफल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को मत अडॉप्ट कीजिए, इसे लिमिटेड रखिए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ही अपनाया। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर मत देने की जो मत देने का जो अधिकार था उसको सुरक्षित रखा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया तो भारत की जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो मजबूत हो गई और डेमोक्रेसी को एक मजबूत आधार बना। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास हुआ कि यह देश हमारा है। प्रत्येक नागरिक की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ी और खासकर देश के जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए नए रास्ते खुले। तो कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान की विशेषताओं के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे के लिए एक रास्ता मिल जाता है कि हम जब इस टॉपिक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जब हम इलेक्शन कमीशन पे जाके पढ़ेंगे और आर्टिकल 324, 325, 326, 327 में पढ़ेंगे तो केवल रटेंगे नहीं, उसे समझेंगे। इसीलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक को आपको इतना विस्तृत रूप से बताया है जनरली, और यही बात मैंने यहाँ पर सेकुलर स्टेट के संदर्भ में भी की कि अगर हम धर्म निरपेक्ष बोल रहे हैं तो क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष बोल रहे हैं तो क्या मतलब है, और इस धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान ने कैसे जगह बनाई, संविधान में कैसे उसको महत्व दिया, कैसे आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में, इन सब जगहों पर जो देश के नागरिक थे उनके मन में एक विश्वास भर दिया कि आपके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य के सामने आप सभी बराबर हैं, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, राज्य आप सभी के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगी, एक नागरिक के रूप में आपको अधिकार देगी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर डरने की जरूरत नहीं है कि वो मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, वो किस धर्म का है या किस धर्म का नहीं है, सभी धर्म के लोग राज्य के समक्ष बराबर हैं। तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो बड़ी बात है, ये हमारे संविधान की कैरेक्टरिस्टिक है और वैश्विक स्तर पर भी इसकी चर्चा होती है। यही बात है और यही महत्वपूर्ण बात है। आपसे आगे मुलाकात होगी अगली क्लास में, और साथ ही साथ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे ये लेक्चर्स और हमारे ये वीडियोस, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे विस्तृत और विकसित करने में शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट करने का अगर मौका मिलता है तो भी कीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।